अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम dear students. As you know, we are discussing about the different office holders of the public company. In previous two lectures we discussed about the directors and board of director and also about the auditors of the firm. We have discussed about the procedure of election of the directors, composition of the director and how to appoint the auditor and removal. We have also discussed about the right, duties, powers of these two posts. Our today's lecture is about the chief executive officer and secretary of the firm. These two officers play a very key role in the conduct of the organization. तो अब हम बात शुरू करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से एंड लेटर ऑन फिर हम सेक्रेटरी पे बात करेंगे। तो बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को तीन तरह से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहा जाता है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी कहा जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ द फर्म भी कहा जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। बाद अदारों के अंदर इसके लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ का वर्ड यूज किया जाता है, बाद में डी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर का वर्ड यूज किया जाता है और बाज ऑर्गेनाइजेशंस में प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी का वर्ड भी यूज किया जाता है। बेसिकली सीईओ जोन सा है वो मैनेजमेंट का हेड है, हेड ऑफ द मैनेजमेंट, और वो जो है रिस्पॉन्सिबल है कंपनी के ऑल इट्स ऑपरेशनल अफेयर्स। कंपनी के जितने भी ऑपरेशनल मैटर्स हैं उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, कंपनी को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास है। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट के एतबार से जो हाईएस्ट पोस्ट है, की पोस्ट है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की है और तमाम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सीईओ को रिपोर्टेड होते हैं। उन्होंने सीईओ को रिपोर्ट करनी होती है अपने मैटर्स की, अपनी जॉब की, अपने डिस्क्रिप्शन की, अपने टास्क। अब यहाँ पे वर्ड मैंने यूज किया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन से, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं वापस जाके। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो डायरेक्टर्स हैं जो कि इंप्लॉइज ऑफ द कंपनी है। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर, एचआर डायरेक्टर, ऑपरेशनल डायरेक्टर, टेक्निकल सपोर्ट डायरेक्टर, ठीक है जी, स्ट्रेटेजिक डायरेक्टर, स्ट्रेटेजिक यूनिट के डायरेक्टर। तो ये सारे के सारे डायरेक्टर जो उनसे हैं किसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को यानी सीईओ को। तो नॉर्मली सीईओ भी जो सा है वो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से होता है। ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो के कंडक्ट ऑफ द बिजनेस को अच्छी तरह समझते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। इनके पास कोई ना कोई टेक्निकल, कोई ना कोई प्रोफेशनल अदारे की डिग्री होती है और ये बेसिकली इंप्लॉइज ऑफ द कंपनी होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बैंक है, अब बैंक अगर पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड है तो वहां पे जो शेयर होल्डर्स होंगे वो अपने डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लेंगे, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाजमी तौर पे वो होगा जिसका बैंकिंग का एक्सपीरियंस होगा, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दी गए रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक उसकी कॉम्पिटेंसी होगी, वो सीईओ बनेगा बैंक का। शेयर होल्डर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए कुछ ना कुछ प्री रेक्विजिट बाज अदारों के अंदर, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटलाइजेशन, फॉर एग्जांपल इसकी मैंने बात की, इसी तरह लीगल फर्म्स, वहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की एक खास क्वालिफिकेशन है, जो वो अटेन करेगा वही बन सकता है। शेयर होल्डर तो कोई भी बन सकता। तो अब उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से है, लेकिन ये हेड है सारे की सारी मैनेजमेंट का, फर्म का हेड है ये पूरे का पूरा मैनेजमेंट अफेयर्स के एतबार से, और जितने भी डायरेक्टर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, वो सारे के सारे इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हम जरा थोड़ा सा फर्क समझ लें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में और चेयरमैन ऑफ द बोर्ड में।
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैंने आपको बताया कि वो हेड है मैनेजमेंट का, और कंपनी की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सी है वो उस पर होती है। अब ये बात भी ज़हन में रखनी है कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो बोर्ड का पार्ट होता है, आइदर इलेक्टेड या नॉन इलेक्टेड, किसी भी सूरत के अंदर वो लाजमी तौर पे बोर्ड का पार्ट होगा। क्योंकि अगर वो बोर्ड का पार्ट नहीं होगा तो वो एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन को चलाएगा, पॉलिसीज को कैसे लेगा। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑलवेज बोर्ड का पार्ट होता है, या तो वो इलेक्टेड मेंबर होता है बोर्ड का या नॉन इलेक्टेड होता है मेंबर, तो उसको इलेक्टेड मेंबर्स ने ऑप्ट किया होता। अब चेयरमैन ऑफ द बोर्ड अलग बात है। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड क्या है? बोर्ड जो आपने जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में एटलीस्ट 7 का और प्राइवेट में एटलीस्ट 2 मेंबर्स का होता है, उस बोर्ड में से एक शख्स को चेयरमैन ऑफ द बोर्ड डिक्लेयर किया जाता है, जो उस पूरे बोर्ड का हेड होता है। और नॉर्मली ये बात ज़हन में रखनी है, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से होता है, क्योंकि चेयरमैन ऑफ द बोर्ड का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के मालकान में से, तो वो तो शेयर होल्डर है। तो जिसके पास मेजर शेयर होल्डिंग है, पहले वो एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स में से इलेक्ट होकर बोर्ड का मेंबर बनेगा। तो जब वो बोर्ड मेंबर बन गया तो फिर एक इलेक्शन होगा चेयरमैन ऑफ द बोर्ड का, तो वो बोर्ड का चेयरमैन वहां पे बनेगा जिसके पास मेजर होल्डिंग होगी, क्योंकि वोटिंग जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स की बेस पे हो रही है। तो जब नंबर ऑफ शेयर्स एक शख्स के पास ज्यादा है तो वो बोर्ड का चेयर भी बन गया। तो अब यहाँ पे हमें बात समझ आ गई कि सीईओ जो सा है वो एक ऐसा शख्स है जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से मैनेजमेंट का हेड है, और उसके लिए कोई ना कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन बाज अदारों के अंदर होना भी जरूरी है, जैसे मैंने बैंक्स की, हॉस्पिटलाइजेशन की, लीगल फर्म्स की बात की। लेकिन चेयरमैन ऑफ द बोर्ड जो सा है वो बेसिकली इलेक्ट हो रहा है शेयर होल्डर्स में से, तो उसके लिए कोई प्रायर क्वालिफिकेशन होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक सब्सक्राइब नंबर ऑफ शेयर्स की जो कंडीशन है वो तो लाजमी है। जाहिर सी बात है, एक रीजनेबल नंबर ऑफ शेयर का काउंट उसके होगा तभी वो मेंबर्स में से बोर्ड मेंबर बनेगा, और बोर्ड मेंबर में से चेयरमैन ऑफ द बोर्ड बनेगा। अब चेयरमैन ऑफ द बोर्ड बेसिकली जो है वो चेयरमैन ऑफ द कंपनी भी तस्वर किया जाता है, यानी हाईएस्ट रैंक अथॉरिटी जो सी है बोर्ड के अंदर वो चेयरमैन के पास है। जो मैनेजमेंट के अफेयर्स हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देख रहा है, और ओवरऑल बोर्ड को जो लुक आफ्टर कर रहा है वो चेयरमैन कर रहा है। तो चेयरमैन के फंक्शंस बेसिकली क्या है? बोर्ड को ऑपरेट करना, बोर्ड को रन करना, बोर्ड की मीटिंग्स कॉल करना, बोर्ड की मीटिंग्स का एजेंडा सेट करना कि मीटिंग कॉल की जा रही है, क्यों की जा रही है, मकसद क्या है, टेक्निकल एरियाज को डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल मैटर्स को डिस्कस करेंगे, हायरिंग को डिस्कस करेंगे, होगा क्या। इंश्योरिंग दैट डायरेक्टर्स कैन गेट एडवोकेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन, तो ये बेसिकली एक ऐसा ऑफिस है चेयरमैन ऑफ द बोर्ड का जो कि तमाम डायरेक्टर्स को रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है और इंश्योर कर रहा है कि उनको टाइमली एडवोकेट इंफॉर्मेशन पहुंचे हर डायरेक्टर के पास। ये बेसिकली एक लिंक है, एक ब्रिज है बोर्ड का और शेयर होल्डर्स का। तो ये बात जरा समझनी है, बोर्ड जो था वो क्या था? एक ब्रिज था मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के दरमियान। बोर्ड जो है वो एक ब्रिज है मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के दरमियान। अब इस बोर्ड के और शेयर होल्डर्स के दरमियान जो ब्रिज है वो चेयरमैन है, क्योंकि चेयरमैन नॉर्मली किस साइड से है? नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की तरफ से, और बोर्ड के अंदर बहुत सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर भी शामिल होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी शामिल होते हैं जो कि इंप्लाइज हैं। तो अब यहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट कर सकता है। डायरेक्टर्स का काम है कि वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करें। अब जब यहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट कर सकता है तो फिर उसके लिए क्या किया गया है? उसके लिए ये किया गया है कि जो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है वो बेसिकली नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में से है। तो जब वो नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में से है तो वो शेयर होल्डर्स के राइट को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि वो खुद भी शेयर होल्डर है। और सीईओ जो है वो मैनेजमेंट का हेड है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर्स को देखेगा और इंप्लाइज के प्रोटेक्शन की बात करेगा, उनके फाइनेंशियल मैटर्स की और उनके राइट एंड ड्यूटीज की बात करेगा। तो बेसिकली ये दोनों जो हैं ये मिल के अब ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो स्ट्रक्चर चलाने की कोशिश करेंगे।
तो जो चेयरमैन है वो एक आर्बिट्रेरी के तौर पे यानी एक सालिस के तौर पे भी किरदार अदा करता है बिटवीन दी बोर्ड मैनेजमेंट, बोर्ड मेंबर्स एंड मेंबर्स, यानी बोर्ड मेंबर्स के दरमियान और मैनेजमेंट के दरमियान, यानी कि एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव के दरमियान, या एज अ होल पूरे बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट के दरमियान अगर कोई कंफ्लिक्ट आ रहा है तो चेयरमैन की कोशिश होती है कि वो आर्बिटर के तौर पे यानी सालिस के तौर पे उनका वो मसला जो सा है उसको सुने, समझे और हल करने की कोशिश करे। तो अब यहाँ पे हमने दो पोजीशंस को अलग अलग वाजिया कर लिया, एक चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है और दूसरा सीईओ है यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को जो चेयर कर रहा है वो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है, जो कि नॉर्मली नॉन एग्जीक्यूटिव और ऑनर्स ऑफ द फर्म में से है यानी कि मेंबर्स ऑफ द फर्म में से है। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो सा है वो इंप्लॉइज में से है और नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर है और नॉर्मली उसके लिए कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होना भी जरूरी। अब क्या एक ही शख्स के पास दोनों पोजीशंस हो सकती हैं? तो इसका जवाब है कि हाँ हो सकती हैं। एक ही शख्स जो चेयरमैन का ऑफिस है उसको भी होल्ड कर और सीईओ भी है, यानी चेयरमैन भी है अदारे का और सीईओ भी है। अब हुआ क्या, अब वो मैनेजमेंट को भी खुद ही देख रहा है और नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में से भी खुद ही है। अगर किसी ने फॉर एग्जांपल एक बैंक्स के काफी सारे शेयर खरीद लिए हैं और उसके पास एक रिक्विजिशन रिक्वायरमेंट जो सी है शेयर्स की वो भी अवेलेबल है, तो वो बैंक का सीईओ भी हो सकता है और चेयरमैन भी हो सकता है। अब हमने ये बात की है कि चेयरमैन और सीईओ ने मिलके काम करना है, तो सीईओ ने एक साइड देखनी है मैनेजमेंट की, चेयरमैन ने देखना है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को और शेयर होल्डर्स को, तो इन्होंने दोनों ने मिलकर काम करना है। अब जब ये एक ही शख्स के पास दोनों पोस्टें होती हैं तो वो एक ब्रॉडर सिनेरियो के अंदर शेयर होल्डर्स को भी देख रहा है और मैनेजमेंट को भी देख रहा है। तो अब इसके बेनिफिट्स जो है वो ये होते हैं कि डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, क्योंकि एक ही शख्स ने हर तरह के फैसले करने हैं, मैनेजमेंट के फैसले भी उसी करने हैं और फिर वही बात आगे ऊपर जब चेयर की पोस्ट में जानी है तो वही वहां पे मौजूद है। तो जो सीईओ की हैसियत से उसने फैसला किया वही चेयरमैन की हैसियत से उसी फैसले को वेट कर देगा, तो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में बहुत ज्यादा तेजी आ जाती है। कॉस्ट सेविंग होती है कंपनी की। कॉस्ट सेविंग इस तरह से होती है कि जब एक शख्स के पास नॉर्मली दोनों ओहदे होते हैं तो वो सैलरी एक ही ओहदे की कर रहा होता है, गाड़ी भी नॉर्मली एक ही यूज कर रहा होगा, घर भी उसको एक ही कंपनी ने लेके दिया होगा, यानी वो एक ही शख्स है ना। ऐसा तो नहीं है कि सीईओ के लिए उसको अलग घर दे कंपनी लेके, फॉर एग्जांपल अगर उसके पल्स एंड बेनिफिट्स में है, और चेयरमैन के लिए अलग करके दे लेके दे, इसी तरह गाड़ियां भी अलग दे, ड्राइवर भी अलग दे और उसको सैलरी भी अलग अलग दे। तो हाँ इंसेंटिव थोड़ा बहुत सैलरी के मद में तो होगा दो पोस्ट का, लेकिन कलेक्टिवली अगर हम देखेंगे तो अगर दोनों पोस्टें एक हिस्से के पास हैं तो ये कंपनी के लिए कॉस्ट सेविंग भी है। और जो अफेयर्स हैं, कंडक्ट के अफेयर्स जो से हैं कंपनी के, वो ज्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक ही शख्स जो है वो दोनों पैराए के अंदर चीजों को समझ रहा होता है, बीइंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बीइंग एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी एंड बीइंग ओनर ऑफ द कंपनी। वो चारों एंगल से देख रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन के अफसोस ज्यादा इफेक्टिवली समझने की भी चांसेस जो से हैं वो बढ़ जाते हैं, एक्सीड हो जाते हैं। अब यहां पे अगर हम बात करें तो जो लेटेस्ट वर्जन आया 2012 में एसईसीपी ने, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमने पहले भी बात की थी, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के जो रूल्स हैं, गवर्नेंस के जो कवायद ज़वाबित हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो एक पूरा मैनुअल है उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, और एक ये पूरा सब्जेक्ट है जो कि एडवांस स्टडीज में पढ़ाया है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे उसके मुताबिक it is mandatory that these two offices should be held by different persons in listed companies। तो 2012 में ये फैसला किया गया। बहुत सारे इश्यूज थे जब एक ही शख्स के पास दो चीजें होती थी, आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। तो जब एक ही शख्स के पास दो पोस्टें हैं तो बहुत सारे मसाइल हैं, उन मसाइल की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस
में स्पेशली जो लिस्टेड कंपनीज हैं, पब्लिक कंपनीज हैं, एसईसीपी ने रूल बनाया कि ये दोनों ऑफिसेस दो अलग अलग बंदे होल्ड करेंगे, एक शख्स के पास दोनों पोस्टें यानी सीईओ की और चेयरमैन की नहीं होगी लिस्टेड कंपनीज के अंदर। लेकिन नॉन लिस्टेड प्राइवेट कंपनी, नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड। इन दोनों में ऐसा नहीं है। पहली बात तो यह कि प्राइवेट कंपनी के अंदर जनरल पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, वो एक फैमिली का पैसा है, उनका पैसा है, वो खुद ही फैसले कर रहे हैं, तो वो चेयरमैन भी उनका ही है और सीईओ भी उनका ही, वो खुद ही भी बन सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं है। और जो नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं उसमें भी ऐसा उस तरह से जनरल पब्लिक का पैसा इन्वेस्टेड नहीं है। लेकिन जब हम लिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो हमें नजर आता है कि यहाँ पे लोगों का ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड है, ज्यादा स्टेक एंगेज है, तो इसलिए एसईसीपी ने ये रूल बना दिया कि ये दोनों ऑफिसेस दो डिफरेंट लोग होल्ड करें। अब हैं कि ऐसा फैसला क्यों आया, क्या रीजंस थी इसके पीछे कि ये कहा गया कि एसईसीपी जो है उसने ये बात लिखी कि सीईओ अलग होगा, सीएफओ चेयरमैन अलग होगा। तो वो ये है कि इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा लेयर ऑफ आंसरेबिलिटी। आंसरेबिलिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सीईओ ने एक फैसला किया है तो चेयरमैन उससे पूछ सकता है कि जी इस फैसले के बेनिफिट्स भी बताएं, नुकसानात भी बताएं, पॉलिसी अगर कोई बनी है तो उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स डिस्कस किए जा सकते हैं। लेकिन जब एक ही शख्स फैसला कर रहा था तो फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर नहीं था जहां पर उसको रेक्टिफाई किया जा सके या उसमें कोई अमेंडमेंट की जा सके। तो जब दो अलग अलग लोग हैं तो अब यहां पे ये फायदा होगा कि नए आइडियाज भी ज्यादा होंगे, दोनों का सोचने का अंदाज भी फर्क होगा, दोनों की पॉलिसी मेकिंग का अंदाज भी फर्क होगा। तो उससे एक फायदा ऑर्गेनाइजेशन को ये होगा, आंसरेबिलिटी की एक लेयर जो सी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, एड एन एलिमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ चेयरमैन बीइंग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या सीईओ है वो उतना इंडिपेंडेंट नहीं है जितना चेयरमैन इंडिपेंडेंट है, क्योंकि चेयरमैन ओनर ऑफ द फर्म है, उसका स्टेक नहीं है, वो इंप्लाई नहीं है कंपनी का। स्टेक नहीं है से मुराद ये है कि वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, उसने सैलरी नहीं लेनी वहां से। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जो सीईओ है, वो चूंकि मैनेजमेंट का हेड है कंपनी का, और जो एम्प्लॉय है उसने सैलरी भी विड्रॉ करनी है, तो इंडिपेंडेंट डिसीजन का एलिमेंट उस तरह एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब जब दोनों होते एक ही शख्स के पास है तो वो वहां से सैलरी भी ले रहा है, वो डिपेंडेंट भी है, वो मैनेजमेंट का प्रेशर भी लेगा, तो चूंकि वो उन्हीं कोलीग्स के साथ काम कर रहा है तो ये इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जब चेयरमैन की बात करते हैं तो वो एक इंडिपेंडेंट है। उसकी वजह यह है कि वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उसके कोई पल्स एंड बेनिफिट इस तरह से एसोसिएट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो मैनेजमेंट का भी उस तरह से प्रेशर नहीं लेगा और वो सीनियर मैनेजर्स का भी प्रेशर नहीं लेगा। उसकी वजह यह है कि वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से इलेक्ट होकर आया है, उसके पास शेयर होल्डिंग ज्यादा है। तो जब शेयर होल्डिंग भी ज्यादा है तो वो ऑनर है ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो ज्यादा इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सकता है। अच्छा, अब एक बात ये है कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा और सीईओ है ऑर्गेनाइजेशन का, चेयरमैन भी वही है, वो लोगों के ग्रीवेंसेस को उस तरह अटेंटिवली नहीं सुनेगा, एड्रेस ही नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि जब मैनेजमेंट वाले लोग उसके पास कोई मसाइल लेकर जाएंगे तो चूंकि सीईओ है वही चेयरमैन है तो वो उनके ग्रीवेंसेस को उस तरह नहीं समझ सकेगा। लेकिन जब चेयरमैन अलग है, सीईओ अलग है, तो लोगों को, सीनियर मैनेजर्स को और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अगर सीईओ से मसला है या उसकी पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है तो वो चेयरमैन से डिस्कस कर सकते हैं। तो चेयरमैन जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। अब चेयरमैन जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ऑर्गेनाइजेशन का तो वो इन ग्रीवेंसेस को ज्यादा एक्टिवली एड्रेस करेगा, वो इस बात को समझने की कोशिश करेगा और ये देखेगा कि गलती कहां पे है, मैनेजमेंट के एंड पे है या सीईओ की एंड पे है, और वो एक ब्रिज के तौर पे काम करेगा बोर्ड के और मैनेजमेंट के दरमियान।
लेकिन जब यही पोस्ट एक ही बंदे के पास है तो वो चूंकि खुद ही मैनेजमेंट का बंदा है और खुद ही उसी साइड से है, तो उसको वो लोगों के ग्रीवेंसेस को भी एज टुडे रूटीन मैटर लेकर उसको इग्नोर कर देगा और उसको उस तरह से नहीं करेगा। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से अब सीईओ जो है लिस्टेड कंपनीज के अंदर वो अलग पोस्ट एडवर्टाइज की जाती है और चेयरमैन अलग से इलेक्ट किया जाता है बोर्ड का। तो एक ही शख्स के पास दोनों पोस्ट नहीं होती पब्लिक लिस्टेड कंपनी के अंदर। और ये बात भी ज़हन में रहे कि सीईओ इलेक्टेड या नॉन इलेक्टेड दोनों सूरतों में बोर्ड का पार्ट रहता है फॉर अ स्पेसिफिक टर्म पीरियड, फॉर अ स्पेसिफिक टेन्योर, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरी हमारे टॉपिक की आज का जो है वो है कंपनी सेक्रेटरी। अब से पहले हमने जो डिफरेंट पोस्ट डिस्कस की जिसमें डायरेक्टर्स थे, ऑडिटर्स थे, सीईओ थे और चेयरमैन ऑफ द कंपनी था, वो सारे के सारे ऐसे लोग थे जो कि बोर्ड का पार्ट थे। ऑडिटर्स एक थर्ड पार्टी थी जो कि एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स के लिए जिसको बुलाया गया, कॉल की गई। कंपनी सेक्रेटरी क्या है? देखिए, कंपनी सेक्रेटरी एक बहुत की प्लेयर है ऑर्गेनाइजेशन के कंडक्ट के अंदर, बिजनेस के कंडक्ट के अंदर, ऑपरेशंस के कंडक्ट के अंदर। बेसिकली सेक्रेटरी का ऑफिस जो है वो ऑफिस है जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और डिसेमिनेट करता है। कंपनी के बिजनेस के बेसिक रूल्स पॉलिसीज को बोर्ड से लेना और फिर नीचे इंप्लीमेंट करवाना सेक्रेटरी ऑफिस का काम। इसी तरह सेक्रेटरी ऑफिस जो है उसका काम है कि वो क्या करेगा, डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट बुक्स जो है वो मेंटेन करेगा। यानी जितना भी रिकॉर्ड है कंपनी का, मेमोरेंडम, आर्टिकल, बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में, मोर्टगेज की सूरत में, शेयर लिस्टिंग की सूरत में, कैपिटल स्ट्रक्चर की सूरत में, जितना भी रिकॉर्ड है वो सारे का सारा कंपनी सेक्रेटरी के पास मौजूद होगा। यानी कंपनी जो है वो एक तरह का स्पोक्स पर्सन है जनरल पब्लिक के लिए कंपनी की तरफ से। और दूसरी बात यह है कि बाहर से जो भी लेटर लिखा जाएगा, जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी, वो कंपनी सेक्रेटरी के नाम पर ही कंपनी को एड्रेस की जाएंगी। यानी कंपनी को अगर दुनिया में कहीं पे एड्रेस करना है तो वो भी सेक्रेटरी ऑफिस से ही जाएगा, और अगर किसी ने कंपनी को एड्रेस करना है तो वो भी सेक्रेटरी को ही अपने लेटर जो उनसे हैं वो लिखेगा। तो बेसिकली अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी क्या है। कंपनी सेक्रेटरी पोजीशन इज अ सीनियर पोजीशन इन अ पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी सेक्रेटरीज आर द कंपनीज नेम्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑन लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर ऑपरेट विद इन लॉ। अब ये बात ज़हन में रखें कि कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कंपनी के नेम की रिप्रेजेंटेशन जो सी है वो सेक्रेटरी के नाम से हो रही है, और कंपनी का सेक्रेटरी इस चीज का रिस्पॉन्सिबल है कि वो इंश्योर करेगा कि डायरेक्टर्स जो से हैं वो विद इन लॉ जो सा है ऑपरेट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और अकॉर्डिंग टू लॉ सारे के सारे काम किए जा रहे हैं। मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक सारे के सारे काम किए जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे ज़हन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या हर कंपनी में सेक्रेटरी होता है? तो इसका आंसर है कि नहीं, हर कंपनी में सेक्रेटरी की जरूरत नहीं होती और सेक्रेटरी होता भी नहीं है। कंपनीज ऑर्डिनेंस जो रिक्वायर करता है वो ये कहता है कि लिस्टेड कंपनीज जोन सी है वो एक होल टाइम प्रॉपर सेक्रेटरी जोन सा है अपॉइंट करेंगी। यानी प्राइवेट कंपनी जोन सी है वो मुबर्रा है इससे, नॉन लिस्टेड कंपनीज भी, लेकिन लिस्टेड कंपनीज ऐसी कंपनीज हैं जिसमें एक लार्ज का स्टेक जोन सा है वो इन्वॉल्व है। तो वो चूंकि लार्ज कंपनी, लार्ज पब्लिक का स्टेक जो है इन्वॉल्व है, इस वजह से कंपनी क्या है वो लाजमी है उसके पास कि वो एक होल टाइम सेक्रेटरी, फुल टाइम सेक्रेटरी जोन सा है उसको अपॉइंट करे। और सिंगल मेंबर कंपनीज क्या जो है वो भी लाजमी तौर पे सेक्रेटरी रखेंगी। उसकी वजह कि सिंगल मेंबर कंपनी का जो एक मेंबर है वो चेयरमैन होगा कंपनी का, वही सीईओ होगा, तो अब सेक्रेटरी भी तो वो नहीं हो सकता, तो सेक्रेटरी जोन सा है वो फिर अलग से नॉमिनेट किया जाएगा। तो लिस्टेड कंपनीज और
सिंगल मेंबर कंपनी जोन सी है, इन दोनों पे लाजिम है कि वो कंपनी का सेक्रेटरी जोन सा है एक फुल टाइम अपॉइंट करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे समझ आ गई कि सेक्रेटरी जोन सी एक की पोस्ट है जिसका काम रेगुलेट करना है कंपनी के ऑपरेशंस को एज पर लॉ के अंदर रखते हुए। तो जो डायरेक्शंस ऊपर बोर्ड से आ रही हैं उसने देखना है कि ये हमारा लॉ, हमारा आर्टिकल, मेमोरेंडम इसको परमिट भी करता है कि नहीं करता, कंपनी ऑर्डिनेंस के मुताबिक हमें इजाजत है ये काम करने की कि नहीं है। तो ये सारी चीजें जो सी हैं ये कंपनी के सेक्रेटरी ने देखनी। अब ये बात डिस्कस करते हैं कि कंपनी के सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो कंपनी का सेक्रेटरी जो क्वालिफिकेशन होगा वो मस्ट बी द मेंबर ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ऑफ प्रोफेशनल्स। अब प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स क्या हैं जी, बॉडीज क्या है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आईसीएम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आई कैप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की रिकॉग्नाइज बॉडीज हैं। और मेंबर ऑफ द रिकॉग्नाइज बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट चार्टर्ड सेक्रेटरीज, और ये वो शख्स होना चाहिए जो कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट की किसी बॉडी पर हो, यानी उसने सीए किया हो या सीमा किया हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या इसी तरह बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री की हो, या लॉ का ग्रेजुएट हो, या उसकी एजुकेशन जोन सी है और उसकी एजुकेशन किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, हायर एजुकेशन कमीशन की, और उसका कम से कम 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसका मतलब हमें समझ आया कि कंपनी सेक्रेटरी जो है, अगर किसी ने कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होना है तो वो प्रोफेशनल बॉडी जोन सी है अकाउंटेंट की उसका मेंबर हो, या चार्टर्ड सेक्रेटरीज का मेंबर हो, कॉर्पोरेट बॉडी का मेंबर हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, या लॉ ग्रेजुएट हो, और उसकी जो क्वालिफिकेशन है, इसका मतलब है अगर कोई ऐसा शख्स जो कि शेयर होल्डर है लेकिन उसकी ये क्वालिफिकेशन है, वो सेक्रेटरी नहीं लग सकता, क्योंकि कंपनी का सेक्रेटरी इलेक्टेड पोस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि एनुअल जनरल मीटिंग में एक इलेक्शन के थ्रू आ जाएंगे, ये एक डेजिग्नेटेड पोस्ट है, मैनेजमेंट की पोस्ट है, इंप्लॉय है ये कंपनी का, तो इसके लिए ये क्वालिफिकेशन मीट करना जरूरी है। अच्छा, अब इसमें एक अमेंडमेंट जोन सी है वो दी गई है, एक एग्जाम्पशन जोन सी है वो दी गई है कि अगर कोई पर्सन पब्लिक लिस्टेड कंपनी में एज अ सेक्रेटरी परफॉर्म कर रहा है 26 अक्टूबर 2002 से एंड कंटिन्यू इफ ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर इन दैट पोस्ट। अच्छा, अब अगर कोई ऐसा शख्स जोन सा जिसके पास ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या लॉ ग्रेजुएट नहीं है लेकिन वो कंपनी सेक्रेटरी है किसी पब्लिक लिस्टेड कंपनी का 26 अक्टूबर 2002 से पहले का, और उसका 5 साल का तजर्बा है, तो अगर वो ऊपर वाली रिक्वायरमेंट नहीं भी मीट करता तो फिर भी वो एज अ कंपनी सेक्रेटरी कंटिन्यू कर सकता है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं सेक्रेटरी की, सेक्रेटरी है उसकी ड्यूटीज की। तो एक उसके सेक्रेटेरियल फंक्शंस हैं, कुछ उसकी लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, और कुछ उसने स्टैट्यूटरी बुक्स जोन सी हैं उसको मेंटेन करना है। ये 3 तरह की उसकी ड्यूटीज हैं, एक सेक्रेटेरियल है, दूसरी लीगल ऑब्लिगेशन है, और दूसरा बुक्स को स्टैट्यूटरी बुक्स को। तो हम जरा इसके सेक्रेटेरियल फंक्शंस जो हैं इसको हम देखते हैं कि वो क्या है। पहला सेक्रेटेरियल फंक्शंस जो है वो तो ये है कि कंपनीज ऑर्डिनेंस के मुताबिक रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हुए वो कंपनी के टास्क जो है परफॉर्म करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रहते हुए वो ये देखेगा कि कंपनी के बाय लॉज उसी के अंदर है। कोई ऐसा कानून कंपनी ने अपने आर्टिकल में तो नहीं बना लिया जो कंपनीज ऑर्डिनेंस जिसकी इजाजत नहीं देता। दूसरे नंबर पे वो ये देखेगा कि कंपनी जो कंडक्ट कर रही है वो कंडक्ट उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक है, और कंपनी जो काम करना चाह रही है आइदर वो उसके ऑब्जेक्टिव्स के साथ मिल रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो थे वो लिखे थे मेमोरेंडम के अंदर, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर गाइडलाइंस बनाई थी उन ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए। अब अगर तो वो कोई ऐसा एम जो है वो सेट किया गया जो कि ऑब्जेक्टिव्स के साथ टैली नहीं करता तो इसका मतलब है उसका कोई फायदा नहीं। और दूसरी बात कि अगर कोई ऐसा जो है रास्ता इख्तियार किया गया है जिसकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इजाजत नहीं देता, वो भी कंपनी सेक्रेटरी इंश्योर करेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
अच्छा, तीसरा इसका फंक्शन ये है कि डायरेक्टर्स की मीटिंग का एजेंडा जो है वो चेयरमैन के साथ कंसल्ट करके तैयार करना और फिर उसके डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन करना। क्योंकि हमने ये चेयरमैन के फंक्शन में ये बात पढ़ी थी कि वो कंपनी के तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो सा है उसकी मीटिंग्स को चेयर करेगा, उसका एजेंडा सेट करेगा। तो अब इसका काम ये है कि उसके साथ मिलकर एजेंडा सेट करना और उसके डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन करना। कंपनी में जो भी मीटिंग डायरेक्टर्स की कॉल होगी या जनरल मीटिंग कॉल होगी, बोर्ड की मीटिंग कॉल होगी, वो कॉल सेक्रेटरी करेगा। यानी सेक्रेटरी का काम है कि मीटिंग नोटिस भेजना, टाइम बताना, एजेंडा बताना और उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना। और जब मीटिंग कंडक्ट हो जाए तो उसके बाद उसकी प्रोसीडिंग्स के मिनट्स बनाना, मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाना भी सेक्रेटरी का ही काम है। To catch all the matters concerned with the allotment of shares, issuance of the share certificates and maintenance of the statutory share register। अच्छा, अब जब कंपनी ने शेयर इशू किए तो वो किस प्रोपोर्शनेट में किए, किस तरह से शेयर इशू किए गए, शेयर इशू सर्टिफिकेट किस किस को दिया गया, कितनी कितनी मालियत का दिया गया, और फिर उसका एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करना भी कंपनी सेक्रेटरी का काम है। वो ये देखेगा कि शेयर्स कब कब इशू हुए, कौन सी क्लॉज के। मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तान में तो शेयर्स एक ही क्लास के हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्रेफर्ड शेयर भी मिलते हैं, कॉमन शेयर्स भी मिलते हैं, फिर प्रेफर्ड, कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो ये रखेगा, इस चीज का ख्याल रखेगा और इस चीज का रिकॉर्ड रखेगा कि कौन कौन से शेयर्स इशू किए गए हैं और किस किस तरह से इशू किए गए हैं, और वो उससे उसके साथ रिलेटेड जो भी अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज हैं, शेयर की ट्रांसफर के हवाले से जो भी मैटर्स हैं, यानी शेयर्स लोग ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर भी होते हैं, ट्रांसमिशन भी होती है। पिछले लेक्चर्स में हमने ये बात डिस्कस की थी। ट्रांसफर तो ये होता है कि अगर किसी ने सेल कर दिया, और ट्रांसमिशन ये होता है कि अगर किसी की डेथ हो गई तो उसके बाद उसके वो रसा में वो शेयर जो से हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कानून के मुताबिक, तो वो ट्रांसमिशन है। तो ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर्स का रिकॉर्ड भी जो है वो कंपनी सेक्रेटरी मेंटेन करेगा। अच्छा, अब अगर कोई केस हो जाता है कंपनी पे, यानी कि राइट्स को कोर्ट्स के अंदर डिफेंड करने के लिए लीगल एडवाइजर को एंगेज करना भी कंपनी सेक्रेटरी का काम है। कि जो बोर्ड है, जो पैनल है, लीगल पैनल जो सा है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके साथ लाइजॉन क्रिएट करना भी कंपनी सेक्रेटरी का काम है। कि अगर कंपनी पे कोई केस हो जाता है या कंपनी अपने राइट के लिए या अपनी प्रोटेक्शन के लिए किसी पर कोई केस करना चाहती है, तो वो भी जो लॉयर्स होंगे उनके साथ जो राबता है, जो लीगल अफेयर्स है, वो कंपनी सेक्रेटरी ही देखेगा। अच्छा, टू प्रिपेयर, अप्रूव और साइन द सील एग्रीमेंट्स, लीज, लीगल फॉर्म्स एंड अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनीज बिहाफ व्हेन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, अब ये चीज का भी ख्याल रखना है कि देखें, ये कंपनी सेक्रेटरी जो सा है, इसी के यही नाम है लोगों के लिए कंपनी का, इसी की तरफ से चीजें जो सी हैं वो डिसेमिनेट की जा रही हैं। तो अब सील एग्री, साइंड एग्रीमेंट्स, अप्रूव, लीगल फॉर्म्स, ये सारे काम करना भी कंपनी सेक्रेटरी का काम है। और ये अथॉरिटी इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देता है या कोई एग्जीक्यूटिव मेंबर जो सा है वो देता है। और फिर उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट जब साइन होंगे तो वो सेक्रेटरी की तरफ से, यानी सेक्रेटरी के ऑफिस से अगर कोई चीज जा रही है तो वो ऑथेंटिक समझी जाएगी, सेक्रेटरी की ऑफिस से ही उसकी सील स्टैंप होगी और वही सील और वही साइन जो उनसे वो कंपनी के अप्रूव तस्वर किए। अब जब हम ऑब्लिगेशन की बात करते हैं कि लीगली वो किस किस चीज का पाबंद है, तो जितना भी रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रांसफर रजिस्टर है, कमीशन के लिए जो, यानी SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को जो डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाने हैं, उन सब को रिकॉर्ड, उन सब का रिकॉर्ड रखना, उन सब की फाइलिंग करना और उनको प्रॉपर टाइम पर डिसेमिनेट करना और ऑर्डिनेंस की प्रोविजंस के मुताबिक वो तमाम डॉक्यूमेंट करना, ये सारा काम भी कंपनी सेक्रेटरी के जिम्मे, लीगल ऑब्लिगेशन है उसकी। अच्छा, अब मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, रजिस्टर्स रिक्वायर्ड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस, कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत जो भी बुक्स चाहिए, जो भी रजिस्टर चाहिए, वो सारे भी जो कंपनी सेक्रेटरी है वो मेंटेन करेगा। जितनी भी मीटिंग्स होंगी, चाहे वो एनुअल जनरल मीटिंग्स हो, चाहे वो डायरेक्टर की मीटिंग हो, उन सब के मिनट्स जो से हैं वो भी लीगली तौर पर
कंपनी से ही पाबंद है कि वो उसको संभाल के रखेगा और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। टू डील विद द क्रॉसपॉन्डेंस बिटवीन द कंपनी एंड द शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर के साथ अगर कोई क्रॉसपॉन्डेंस करनी, फॉर एग्जांपल एनुअल जनरल मीटिंग का कोई नोटिस भेजना है, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पे कोई मीटिंग कॉल करनी है, डिविडेंड डिक्लेरेशन जो हुई है वो भेजनी है, या शेयर सर्टिफिकेट जो उनसे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो ये सारे काम जो उनसे शेयर होल्डर्स के साथ जो लाइजन क्रिएट करना है वो भी कंपनी सेक्रेटरी ने ही क्रिएट करना है। वही शेयर होल्डर और कंपनी के दरमियान एक ब्रिज के तौर पे काम करेगा, और जितनी भी क्रॉसपॉन्डेंस होगी वो सेक्रेटरी के ऑफिस से ही मेंबर्स के को की जाएगी। सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज का। टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय द डायरेक्टर्स। अब ये बात हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस की कि डायरेक्टर्स यानी कि बोर्ड ऑफ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज का कि वो पॉलिसीज बनाएगा। अब जो पॉलिसीज वो बनाएगा उसको इंप्लीमेंट कौन करवाएगा? उसको इंप्लीमेंट कंपनी सेक्रेटरी करवाएगा। तो अब ये बात ज़हन में रहे कि ये दो डिफरेंट लेवल हो गए। पहला लेवल वो है कि जहां पर पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, वो कौन बना रहा है? वो डायरेक्टर्स बना रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर बैठे हुए लोग बना रहे हैं। अब वो पॉलिसीज जब बन गई तो उसको रिव्यू करना है उसने ये देखना है ये जो पॉलिसी बनी है आइदर ये हमारे आर्टिकल और मेमोरेंडम की इन अकॉर्डेंस में है। दूसरी बात यह कि कंपनीज ऑर्डिनेंस हमें इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की इजाजत देता है, कोई रिलीजियस वैल्यूज, कोई सोसाइटी की वैल्यूज तो डिस्टर्ब नहीं हो रही इस पॉलिसी की वजह से। तो जब सारा कुछ इन अकॉर्डेंस है तो फिर उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट जो करवाना है वो भी कंपनी सेक्रेटरी ने करवाना है, और फिर उसका रिव्यू भी कंपनी सेक्रेटरी ने लेना। टू इश्यू एजेंडा ऑफ द जनरल मीटिंग टू द शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स को जो एजेंडा देना है मीटिंग्स का, नोटिस भेजना है, ये बात ऊपर भी मैंने की कि सारी क्रॉसपॉन्डेंस जो सी है वो कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू ही हो रही है। अब हम ये देखते हैं कि इसने कौन कौन सी बुक्स जो है वो मेंटेन करनी। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का रजिस्टर है सेक्शन 76 के मुताबिक कंपनी सेक्रेटरी रिस्पॉन्स है कि वो शेयर ट्रांसफर का रजिस्टर जो है मेंटेन करेगा कि शेयर्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑथोराइज कैपिटल से आपने इशूड कैपिटल में कन्वर्ट किया, यानी आपने शेयर्स मार्केट के अंदर फ्लोट किए, तो अब इसकी ये ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है, ये कंपनी की जो है अपनी मलकियत जो है वो, फिर लोग आपस में शेयर्स ट्रांसफर करते हैं तो एक खास कट ऑफ डेट पर यह भी चेक किया जाता है कि किसके पास कितने शेयर्स हैं। बाय बैक शेयर बाय द कंपनी का रजिस्टर, अगर कंपनी के पास कोई ऐसे शेयर्स हैं जो वो बाय सकती है उसका रजिस्टर भी ये मेंटेन करेगा रजिस्ट्रार सेक्रेटरी। अगर कोई मोर्टगेजेस हैं, चार्जेस हैं, तो सेक्शन 135 के मुताबिक अगर कंपनी ने मोर्टगेज लिया है या कंपनी ने कोई मोर्टगेज दिया है, दोनों सूरतों में उसका रजिस्टर जो सा है वो मेंटेन किया जाएगा और वो रजिस्टर कंपनी सेक्रेटरी मेंटेन करेगा। रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स के कंपनी के मेंबर्स कौन कौन है, कंपनी के शेयर होल्डर कौन कौन है, उनका उनके कवायफ, उनका पता, वो सारा रजिस्टर भी सेक्रेटरी। उसकी वजह देखिए ऊपर वाले फंक्शंस में हमने ये बात पढ़ी थी कि क्रॉसपॉन्डेंस मेंबर के साथ किसने करनी है? सेक्रेटरी ने। इसका मतलब है उनके पास मेंबर्स के तमाम क्रेडेंशियल्स और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल वो उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका टेलीफोनिक नंबर, ईमेल आईडी, राब्ता करने के लिए इन सारी चीजों का उसको पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो वो भी होगा ना कि किस मेंबर को कितना डिविडेंड देना है। तो जब तक मेंबर्स का डाटा रजिस्टर की सूरत में ये मेंटेन नहीं करेगा कंपनी सेक्रेटरी, तो कंपनी को ना तो शेयर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है और ना ही कोई और क्रॉसपॉन्डेंस कर सकती है। तो ये भी कंपनी सेक्रेटरी मेंटेन करेगा। कॉन्ट्रैक्ट कंपनी जितनी भी किस्म के करेगी उन सब का रजिस्टर जो उनसा है वो भी कंपनी सेक्रेटरी ही मेंटेन करेगा। डायरेक्टर और अदर ऑफिसर्स की इंफॉर्मेशन जो सी है उसका रजिस्टर जो सा है वो भी कंपनी सेक्रेटरी ही मेंटेन करेगा। अब अगर कोई कंपनी पाकिस्तान से बाहर की है, फॉरेन कंपनी है, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई काम कर रही है, तो अब उसमें कुछ ना कुछ पाकिस्तानी डायरेक्टर भी होंगे जो कंट्री हेड के तौर पे इधर काम कर रहे होंगे। अब इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी सेक्शन 454 जो है वो ये कहता है कि एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा जिसमें पाकिस्तानी मेंबर्स
डायरेक्टर्स ऑफिसर्स जो उनसे हैं उनका डाटा मेंटेन किया जाएगा। तो ये अभी जो है ये कंपनी का सेक्रेटरी ही मेंटेन करेगा। मिनट्स बुक क्या है, किसी भी तरह की कोई मीटिंग जो सी हुई है, चाहे वो स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए हुई है, चाहे एजीएम है, चाहे बोर्ड की कोई मीटिंग है, उस सारे के सारे के जो मिनट्स हैं वो किसने मेंटेन करने हैं, वो सेक्रेटरी ने मेंटेन करने हैं। तो इसका मतलब है मिनट्स की बुक जो है वो भी सेक्रेटरी मेंटेन करेगा, और प्रॉक्सी रजिस्टर जो सा है वो भी सेक्रेटरी मेंटेन करेगा। प्रॉक्सी के मतलब एक चाहिए आया, उसके बिहाफ पर अगर किसी दूसरे ने वोट करना है नॉमिनेशन की बेस पे, उसका एक प्रोसीजर है, तो वो प्रॉक्सी रजिस्टर भी जो सा है वो सेक्रेटरी ही मेंटेन करेगा। तो यहां तक पहुंच के आज के हमारे इस वीक के इन 3 लेक्चर्स के अंदर हमने डिफरेंट ऑफिस होल्डर्स ऑफ द कंपनी को डिस्कस किया, जो कि डायरेक्टर्स हमने पिछले वीक के लेक्चर में पढ़ा था। इस वीक में हमने पहले लेक्चर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समझने की कोशिश की, बाद हमने ऑडिटर्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने की कोशिश की, और आज के लेक्चर में हमने ये बात करने की कोशिश की कि चेयरमैन और सीईओ में क्या फर्क है, चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में क्या फर्क है, क्या एक ही शख्स के पास दोनों पोस्ट हो सकती हैं, अगर दोनों अलग अलग होगी तो क्या फायदा होगा। और फिर हमने ये भी देखा कि सेक्रेटरी की पोस्ट जो सी है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी अहम है, और कौन कौन से टास्क सेक्रेटरी ने परफॉर्म करने होते हैं। अब यहां तक किसी का इन अथॉरिटीज, इन ऑफिस के हवाले से, इन ऑफिस होल्डर्स के हवाले से किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उनको उसका जवाब दिया जाएगा। बाकी अपना क्वेश्चन कमेंट्स में लिख दें, वैसे पूछ लें। यहां तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।